जी जी, हमारा सीपीसी रहा हुआ है ना, तो हमने आपको टाइम टेबल में ये बताया था कि 8 बजे जो है ना वो मैडम कोसर क्लास लेगी और उसके बाद 9 बजे मैं लूँगा सीपीसी की। मैडम ने तो आई थिंक आज भी नहीं ली। हाँ वो नहीं लिया यार, वो है बाहर है, तो क्या है कि हम जो है ना बाद में वो क्लास लेगी, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि सीआरपीसी के कुछ जो है ना लेक्चर्स मैं कंडक्ट करूँ। मैं तो यही यही चाह रहा हूँ कि जो लास्ट जो बच रही है जितने भी, उसको आप समराइज करके कोई आप ले लें। नहीं सब तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन एक दो लेक्चर लूंगा इंशाल्लाह। बाकी वो बाहर गई थी कुछ दिनों के लिए, इंशाल्लाह अब आ गई है बाहर, वापस आ गई है, तो जो है ना वो कंडक्ट करेंगी रेस्ट ऑफ द क्लासेस। और कॉन्स्टिट्यूशन के भी होंगे। जी जी बिल्कुल, कोर्स आपके जो है ना वो तमाम कंप्लीट होंगे, भले कुछ दिन ज़्यादा लग जाए, बाकी कोर्स चार ही जो है ना वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक हो गया जनाब। तो हम जो है वो लास्ट टाइम पढ़ रहे थे ऑर्डर नंबर 21 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड विच डील्स विद एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज। तो हम जो है ना आज शुरू कर रहे हैं रूल नंबर 29 से, which deals with stay of execution pending suit between decree holder and judgment debtor। यानी ऐसा हुआ है कि इन दोनों के दरमियान डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर के खिलाफ एक डिक्री पास हो गई है, और अब जो है ना वो डिक्री होल्डर ने अप्लाई किया है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। लेकिन क्या है कि किसी दूसरी कोर्ट में इन दोनों पार्टीज के दरमियान एक और भी सूट चल रहा है। तो क्या हो सकता है कि जब तक वो सूट फाइनलाइज हो जाए, ये जो कोर्ट है अपनी डिग्री की एग्जीक्यूशन को स्टे कर सकती है। तो ये रूल नंबर 29 पावर देता है इस कोर्ट को कि आप जो है वो एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री को स्टे कर सकती हो, लेकिन ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी। ठीक है, कोई भी पार्टी अगर दे उसको, यानी जजमेंट डेटर जाहिर सी बात है इसमें एप्लीकेशन देगा कि एग्जीक्यूशन को स्टे कर दिया जाए, तो एग्जीक्यूशन को स्टे कर दिया जाएगा। सो रूल नंबर 29 states that if any other suit is pending between the same parties in any other court, कोई भी कोर्ट हो, दिस कोर्ट में स्टे एग्जीक्यूशन ऑफ दिस डिग्री, लेकिन वो कोर्ट सिविल नेचर की हो, क्रिमिनल नेचर का मामला ना हो, यानी सूट होगा तो ऐसी बात है। जी सर। अगर सर उसमें सूट कोई और भी हो, यानी उसमें कॉज ऑफ एक्शन कोई और हो या किसी और चीज का हो, फिर भी डिग्री को पेंडिंग कर देगी जी जी, भले एग्जीक्यूट। कॉज ऑफ एक्शन चाहे कोई भी हो, लेकिन पार्टीज जो है ना वो सेम होनी चाहिए। इस तरह से कोई झूठे दावे कर दे डिग्री के बाद, तो फिर जब तक उसका फैसला नहीं होगा, जब तक ये कर चलता रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो इसमें डिक्री हो गई है, अब एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन दी जा रही है, अब एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन दी गई, जैसे ही दी, अब क्या हो रहा है कि ये दोनों पार्टीज इनमें से कोई जजमेंट डेटर क्या कर रहा है कि अब जाके सूट दूसरा फाइल कर रहा है, तो ये मामला नहीं होगा। वो सूट भी चल रहा है उसके साथ साथ, दोनों सूट साथ ही चल रहे थे। अब क्या हुआ कि इसमें जो है डिक्री आ गई और एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन दी जा रही है, उसके साथ वो दूसरा सूट चल रहा है साइमल्टेनियसली, ये मामला होंगे। अच्छा, वो चाहे किसी और मामले का भी हो, हाँ भले यानी हो, इससे हट के हो। भले भले अटके हो। ठीक हो गया। रूल नंबर 30, डिक्री अब जो है ना डिफरेंट डिफरेंट डिक्रीज जो हैं वो उनकी एग्जीक्यूशन किस तरह होंगे। अब डिफरेंट सिचुएशंस जो है ना वो ये रूल्स हमें प्रोवाइड करते हैं, जो आगे वाले रूल्स आ रहे हैं। रूल नंबर 30 बात कर रहा है डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी, कि अगर पेमेंट ऑफ मनी होगा, उसकी डिक्री है, तो उसको एग्जीक्यूट किस तरह किया जाएगा। तो भाई इसको एग्जीक्यूट इस तरह किया जाएगा, जजमेंट डेटर को, अगर जजमेंट डेटर जो है वो उस डिक्री को फॉलो नहीं कर रहा है, एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा है उसकी, जजमेंट डेटर जो है वो, तो उसको डिटेन किया जा सकता है। उसके अलावा कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि इसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए और उसको सेल किया जाए, या दोनों भी हो सकते हैं, यानी डिटेन भी करो और प्रॉपर्टी को अटैच एंड सेल भी करो। तो पेमेंट ऑफ मनी की डिक्री को एग्जीक्यूट इस तरह किया जा सकता है। तो अब क्या ऑप्शंस हुए कि भाई पेमेंट ऑफ मनी की डिक्री को एग्जीक्यूट इस तरह किया जा सकता है कि कोर्ट ऑर्डर करे कि पे करो मनी, पैसे दो। अगर वो नहीं दे रहा है पैसे, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि इस बंदे को डिटेन किया जाए, मेनली 6 महीनों के लिए डिटेन किया जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो डिटेन किया जाए, या जो है वो प्रॉपर्टी को अटैच और सेल किया जाए, या दोनों, यानी डिटेन भी और अटैच भी। रूल नंबर 31 कहता है कि अगर इसी तरह का मामला हो कि जिस तरह ऊपर था कि पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड डिक्री है, अब दूसरा है कि भाई अगर मूवेबल प्रॉपर्टी स्पेसिफिक हो, उससे रिलेटेड डिक्री पास हुई है, कि अब जजमेंट डेटर जो है ना, जजमेंट डेटर को देना होगा मूवेबल प्रॉपर्टी टू द डिक्री होल्डर, इस तरह की डिग्री है, तो उसको किस तरह एग्जीक्यूट किया जाएगा।
तो इट मे बी एग्जीक्यूटेड बाय वे ऑफ सीजर। तो अब है कि भाई डिक्री स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी से अगर रिलेटेड हो तो उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह होगी कि सर, इस तरह होगी कि मूवेबल प्रॉपर्टी सीज की जाएगी, यानी जो जजमेंट डेटर के पास प्रॉपर्टी पड़ी है मूवेबल, उसको सीज किया जाएगा और डिलीवर किया जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, मूवेबल प्रॉपर्टी से क्या मामला क्या होगा कि भाई जजमेंट डेटर से वो प्रॉपर्टी लो और डिक्री होल्डर को दे दो। ठीक है, तो ये हो सकता है। या जो है ना डिटेंशन हो सकती है, अगर प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं हो रही, यानी वो बंदा नहीं दे रहा है या कहीं भाग गया है, तो कोर्ट ऑर्डर करेगी कि वारंट जारी करेगी कि उसको ढूंढो और डिटेन करो। या प्रॉपर्टी कोई दूसरी है तो उसको अटैचमेंट करो, या जो है वो दोनों भी हो सकते हैं। सीज करना क्या मतलब? सीज का मतलब है सर, सीजर। फॉरफीट करना, उसको प्रॉपर्टी को से लो और जाके डिक्री होल्डर को दे दो, ये होता है। अच्छा अच्छा, नहीं समझे सीधर? समझ आ गई है भाई, अटैच करना है किस्म का, प्रॉपर्टी अटैच जिसे कहते हैं। अटैच में ये होता है कि प्रॉपर्टी अटैच करके कोर्ट अपने पास रख लेती है, लेकिन सीजर में ये होगा कि मुझसे लेगी और आपको दे देगी, ये होगा सीजर। यानी मुंतकिली हो जाएगी। हाँ, मुंतकिली हो जाएगी। सही सही, अगर वो ना हो, तो यानी फिर अगर उसके नाम कोई ना हो, फिर वो उसको बुलाएगी। जी जी, फिर दूसरे ऑप्शन डिटेंशन या अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी या दोनों। अच्छा अच्छा, ठीक हो। इफ द प्रॉपर्टी हैज बीन अटैच्ड फॉर 6 मंथ, बैंक छः। अकाउंट में से भी करवा सकती है अगर बैंक अकाउंट में उसकी रकम मौजूद हो। हाँ हाँ बिल्कुल, बैंक से स्टेटमेंट लेगी कोर्ट और फिर जो है ना बैंक ऑर्डर करेगी कि इसके इस एज पर डिक्री जो है ना डिक्री होल्डर को पैसे दिए जाए। ठीक हो गया सर। इफ द प्रॉपर्टी हैज बीन अटैच्ड फॉर 6 मंथ, अब या ऐसे हुआ कि इसके मूवेबल प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं हो पाई, कोर्ट ने ऑर्डर किया अटैच करो। अटैच करने के बाद 6 महीने जो हो गए और प्रॉपर्टी अभी तक अटैच्ड है, ठीक है, और डिक्री को ओबे नहीं किया गया है, तो फिर क्या होगा कि डिक्री होल्डर अप्लाई करेगा फॉर द सेल ऑफ दैट प्रॉपर्टी, के कोर्ट जो इसको सेल कर दे प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो फिर जो है ना वो सेल हो जाएगी। कब तक? 6 महीनों तक वो अटैचमेंट रहेगी उसकी। लेकिन अटैचमेंट जो है ना वो सीज भी हो सकती है, यानी उस प्रॉपर्टी को वापस दिया जा सकता है टू द जजमेंट डेटर। किन मामलात में वो प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी, मतलब अटैचमेंट सीज हो जाएगी? अगर वो बंदा 6 महीनों के अंदर ओबे करता है, जजमेंट डेटर उस डिक्री को 6 महीनों के अंदर ओबे कर लेता है, और फिर ये होगा कि अटैचमेंट खत्म हो जाएगी और जजमेंट डेटर को अपनी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। इसी तरह डिक्री होल्डर डजंट अप्लाई विद इन 6 मंथ्स फॉर सेल। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि जब अटैचमेंट 6 महीनों तक हुई है तो डिक्री होल्डर को अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द सेल, कि सर इसको सेल कर दो। अगर वो अप्लाई नहीं करेगा तो एज पर लॉ अटैचमेंट जो है वो सीज हो जाएगी। ठीक है, या अगर एप्लीकेशन फॉर द सेल जो है वो रिफ्यूज हो जाए, जो डिक्री होल्डर ने एप्लीकेशन दी थी कि इसको सेल की जाए, तो अगर वो कोर्ट उसको रिफ्यूज कर देती है एप्लीकेशन को, तो ऐसी सी बात है, कोई इस तरह की कंडीशन होगी, इस तरह का रीजन होगा जिसकी वजह से कोर्ट ने उसको रिफ्यूज किया है फॉर एप्लीकेशन को फॉर द सेल, तो फिर जो उस केस में भी अटैचमेंट शल सीज। अब जो है ना ये तीन चार चीजें हैं, इसकी अगर डिक्री हो, अब ऊपर से हम पढ़ रहे थे कि भाई अगर मनी से रिलेटेड हो या मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, अब ये कुछ और तीन चीजें हैं, अगर इससे रिलेटेड डिक्री हो तो उसको एग्जीक्यूट किस तरह किया जाएगा। तो रूल नंबर 30 स्टेट्स, डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करनी है। दूसरा ये है कि भाई फॉर रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, अगर कॉन्जुगल राइट्स से रिलेटेड जो है ना उसकी रिस्टिट्यूशन के लिए एक सूट फाइल किया गया था और डिक्री आ गई है, तो अब इसको किस तरह परफॉर्म कराया जाएगा। या अगर इंजंक्शन से रिलेटेड अगर डिक्री हो, कोर्ट ने परमानेंट इंजंक्शन जो है ना वो पास कर दिए हैं और उसकी अगर उसकी डिक्री को ओबे नहीं किया जा रहा है, तो फिर कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है। इफ डिक्री डिसओबेड, यानी इन तमाम केसेस में डिक्री कर ओबे नहीं हुई, जजमेंट डेटर ने उस सर ये डिक्री को। कंजूनल राइट कौन क्या मतलब होता है? जी जी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो डिक्री जो है ना वो डिसओबे हो गई है इन तीन चार केसेस के अंदर, जजमेंट डेटर ने डिक्री को डिसओबे किया। तो अब कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है कि अगर डिक्री थी रीइंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स से रिलेटेड, कॉन्जुगल राइट्स के कहा जाता है हस्बैंड और वाइफ के दरमियान उनके जो राइट्स हैं, उनका फॉर एग्जांपल बीवी का राइट है कि हस्बैंड उसको मेंटेन करे, उसके पैसे वगैरह दे, यानी वो कॉन्जुगल कॉन्जुगल यानी शादीशुदा हजरात के जो मर्द औरत होती है उसके आपस में जो राइट्स होते हैं वो।
ठीक है। तो कॉन्जुगल राइट्स की रीइंस्टीट्यूशन के लिए एप्लीकेशन दी जाती है। अगर अब औरत के जो है ना वो मेंटेनेंस, औरत का राइट है कि उसको मेंटेन करे हस्बैंड, उसके लिए उसको पैसे वगैरह दे, जाहिर सी बात है। ठीक है ना। तो अब अगर हस्बैंड उसको पैसे नहीं देता है, तो बीवी जो है वो फॉर द रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए जा सकती है कि इसको कहो कि मेंटेन करे मुझे। उसके अलावा जो भी उसके दूसरे राइट्स हैं कॉन्जुगल, जिस तरह डोवरी अमाउंट उसको दी जाए, डोवर अमाउंट जो निकाहनामे में लिखी जाती है वो उसको दी जाए, तो ये भी कॉन्जुगल राइट्स हैं। तो इस तरह की अगर डिक्री हो और जो है ना वो जजमेंट डेटर उस डिक्री को फॉलो ना करे, डिसोबे करे, तो उस केस में कोर्ट के पास ये ऑप्शन है कि उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है। किसकी प्रॉपर्टी को? जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी, हस्बैंड की प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है। तो ये हुआ रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के मामला। अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या इंजंक्शन से रिलेटेड डिक्री हो, उसको अगर डिसोबे करे जजमेंट डेटर, तो फिर क्या ऑप्शन है? ठीक है। तो अब ये ऑप्शन है कि सर उसको डिटेन किया जा सकता है जजमेंट डेटर को, या उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, या दोनों। ठीक है। तो ये ऑप्शंस उस केस में जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो एंड द डिक्रीज और डिसोबेड, या इंजंक्शन का मामला हो एंड द डिक्रीज डिसोबेड। इफ द अटैचमेंट रिमेन्स इन फोर्स फॉर 1 ईयर, डिक्री होल्डर में अप्लाई फॉर द सेल। ठीक है। तो 1 साल तक, अब यहाँ पर स्पेसिफिक सिचुएशन है कि अटैचमेंट 1 साल तक रहती है। किसकी अटैचमेंट 1 साल तक रहती है? कि अगर रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का मामला हो, या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का उसमें अटैचमेंट हुई हो, या इंजंक्शन के मामले में अटैचमेंट हुई हो, और वो अटैचमेंट 1 साल तक चल है, अभी तक अटैच्ड प्रॉपर्टी है, अभी तक भी जजमेंट डेटर उसको अभी नहीं कर रहा है, डिग्री होल्डर जो है ना अब अप्लाई कर सकता है कि उसको सेल किया जाए। 1 साल पूरा हो गया है। ठीक है। डिग्री होल्डर अप्लाई करता है कि जो है ना अब इस प्रॉपर्टी को सेल किया जाए, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि उसको सेल करा सकती है। एंड इफ ही ओबेज द डिग्री, जो कि ऊपर हमने कहा था कि 1 साल के अंदर जजमेंट डेटर उसको ओबे करता है डिग्री को, तो जो फिर क्या होगा कि वो अटैचमेंट जो है वो सीज हो जाएगी, एज स्टेटेड इन रूल नंबर 31 अबव। तो ये रूल नंबर 32। सर अगर जैसे इंजंक्शन का होता है, तो इंजेक्शन का जैसे हमारे पास डिग्री है स्टे की, तो अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो उसका क्या रेमेडी है? यानी वो उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर देंगे जिस बंदे ने वो की होगी खिलाफ वर्जी। सर अगर सूट था ही सिर्फ इंजंक्शन के लिए, परमानेंट इंजंक्शन के जी। लिए, और जी। डिग्री डिग्री पास हुई कि जजमेंट डेटर को इंजंक्शन को परफॉर्म करना होगा, अगर वो नहीं परफॉर्म जी। करता है, तो फिर ये ऑप्शन है जो मैंने हाईलाइट किए हैं, डिटेन किया जा सकता है, या अटैच किया जा सकता है, या दोनों। अब हम उसका मिसाल के तौर पे अगर प्रैक्टिकली देखें, सर अगर ऐसे होता है तो हम उसकी डिग्री के बाद तो हम तौहीन अदालत दायर करेंगे या किस तरह की एप्लीकेशन लेके जाएंगे नहीं कोर्ट नहीं, में? तो इन अदालत नहीं देंगे, हमारे पास ये ऑप्शन है। ये जो ऑप्शन है ये कोर्ट के पास ऑप्शन है कि अब कोर्ट ये करेगी अगर वो डिग्री को फॉलो नहीं करेगा, बाय वे ऑफ डिटेंशन, अटैचमेंट, या दोनों। नहीं, ये हम फिर उधर क्या लेके जाएंगे? यानी अगर हमारा फैसला हो गया डिग्री का, जी। डिग्री हमारे पास है, तो अगर केस तो हमारा डिस्पोज ऑफ हो गया ना, अगर हमारे हक में फैसला डिग्री हो गया और उस पर एग्जीक्यूशन तो नहीं हो सकता ना स्टे नहीं का? सर, अगर 2-3 महीने बाद कोई उस हरकत करे, स्टे में मुदाखलत करे, तो फिर हम क्या करेंगे उसमें? देखिए मैंने दरखास्त क्लास देंगे मैंने उस मैंने डिग्री की? मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि एग्जीक्यूशन की हियरिंग्स होती हैं। ठीक है। एक प्रॉपर किस्म का सूट चलता है। ठीक है। वहां पर जो है प्रॉपर किस्म का एक प्रोसीजर होता है, जिसमें दोनों पार्टीज को सुना जाता है। ठीक है ना। एक पार्टी कहेगी कि सर सूट को हम जीत चुके हैं, डिग्री हो चुका है, अब दूसरी पार्टी को कहो कि वो परफॉर्म करे। कोर्ट दूसरी पार्टी को कहेगी कि भाई अब आप जो है ना इसको परफॉर्म करो, किस तरीके से परफॉर्म करना चाहोगे। ठीक है। अगर फिर भी अब ऐसा होता सर है कि स्टे तो, जी सर। जी 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 सर, आपकी बात मुझे समझ आ गया। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे हमारे पास कब्जा है, हम ये चाहते हैं कोई मुदाखलत ना करे फलां बंदा, वो मुदाखलत करता ही नहीं है, इस बिहाफ पे डिग्री हो जाती है, हमारे पास स्टे है, कब्जा है, केस डिस्पोज ऑफ हो के हमारे हक में डिग्री हो जाता है भाई ये जायदाद इसकी है, जिस प्रॉपर्टी स्टेटस को रहेगा, कोई मुदाखलत नहीं करेगा, कब्जा तो हमारे पास ऑलरेडी है, उसकी ठीक है। एग्जीक्यूशन हम क्या करवा सकते हैं? हमें कुछ चाहिए तो नहीं। लेकिन अगर इन केस 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो हमारे पास डिग्री है लेकिन वो फिर वो हरकत करता है, तो हम उसका क्या कर सकते हैं यानी अब इसको अब प्रैक्टिकली? फिर से एप्लीकेशन दो एग्जीक्यूशन के लिए,
कोर्ट को कहो कि एक बार आपने कहा था, इसको रोका था, ये माना नहीं, फिर से आया है, अब जो है ना कोर्ट उसको डिटेन कर लेगी। अच्छा। कोर्ट के पास तो बहुत सारे ऑप्शन है ना उसको समझाने के लिए, डिटेंशन इनफ होगी, वो बंदा समझ जाएगा। सही। अच्छा सर जी, जो तौहीन अदालत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला होता है, अगर केस के दौरान जैसे कोई वो करता है, यानी उस पे मुदाखलत करता है, स्टे की खिलाफ वर्जी करता है, जो वकील अमूमन करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दावा, तो उसका एंड क्या होता है? उसमें कोई सजा होती है या कुछ भी नहीं होता है, ऐसा ही होता है? उसमें डिटेंशन, डिटेन कर लेती है कोर्ट डिटेंशन। उसको। हाँ, कोर्ट कहती है कि भाई इस बंदे को डिटेन कर लो, सदाएं बधाएं तो है नहीं। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डर जो होता है उसके अंदर सजा कोई मेंशन नहीं है कि ये सजा होगी, तो कोर्ट उसको कहती है कि इसको कस्टडी में अरेस्ट कर लो, वो बंदा खुद ही समझ जाता है, मान जाता है फिर। अच्छा, ठीक हो गया सर। क्योंकि सिविल में भी तो कंटेम्प्ट होती है ना कोर्ट की, तो कोर्ट ऑर्डर की जब सिविल में अटेम्प्ट कंटेम्प्ट हो रही है तो सिविल में कोर्ट के पास ये पावर तो है नहीं कि उसको सजा दे सके, क्रिमिनल पावर तो है नहीं, तो उसको डिटेन करने का पावर है कि वो डिटेन कर लो बस। डिटेन भी तो वही, वो अरेस्ट नहीं है, मुख्तलिफ है वो। नहीं नहीं, अरेस्ट ही है, बिल्कुल अरेस्ट है, लेकिन एटलीस्ट ये क्रिमिनल नेचर की इख्तियार दिए गए हैं कोर्ट को सिविल में। वो डिटेन कितने देर के लिए कर सकती है? कुछ भी टाइम ले सकते हैं, कोई हफ्ता इस तरह? हाँ, वो जो ऑर्डर पास करेगी ना, उस ऑर्डर में लिख देगी कि फॉर दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिस पर्सन इज डिटेन्ड। ठीक हो गया सर। रूल नंबर 33। ठीक है, अब जिस तरह हम कॉन्जुगल राइट्स के ऊपर देख रहे थे, ठीक है, अब इसका ज्यादा जो एक्सटेंडेड प्रोसीजर है वो रूल 33 में लिखा हुआ है कि डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग डिक्रीज फॉर रीइंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। डिक्रीज फॉर restitution फॉर conjugal राइट्स इज एग्जीक्यूटेड अंडर दिस रूल। ठीक है ना, इस रूल के तहत जो है वो एग्जीक्यूट होंगे। इफ डिक्री इज नॉट ओबेड बाय द जजमेंट डेटर, मोस्ट स्पेसिफिकली हस्बैंड जो होता है, मेंटेनेंस वगैरह नहीं दे रहा, तो कोर्ट में ऑर्डर पीरियोडिकल पेमेंट्स लाइक मेंटेनेंस वगैरह। फिर इस तरह के जो ना वो कोर्ट पीरियोडिकल पेमेंट्स भी उसको कह सकती है। रूल नंबर 35। डिक्री फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब जिस तरह मूवेबल प्रॉपर्टी थी, कॉन्जुगल राइट्स थे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थी, इंजंक्शन थे, पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड डिक्रीज थी, अब इसी तरह डिक्री फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इमूवेबल प्रॉपर्टी का मामला क्या होगा कि सर इसका सीजर तो, मूवेबल प्रॉपर्टी की तरह सीजर तो इसका होगा नहीं कि इसको इससे छीनो और उसको दे दो। इसमें डायरेक्टली क्या होगा कि जो है ना वो डिलीवरिंग द पोजेशन टू द डिक्री होल्डर। डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड बाय वे ऑफ डिलीवरिंग द पोजेशन टू डिक्री होल्डर। ठीक है, अगर अब क्या होता है कि इफ जजमेंट डेटर डजंट वेकेट, अगर उसको खाली नहीं कर रहा और डिक्री होल्डर को वो प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है इसके प्रॉपर ऑफिसर को, मेनली पुलिस होती है, उसको ऑर्डर करती है कि इसके घर को जो है ना तोड़ो, एंटर कर दो, और मतलब अंदर एंटर हो, जो भी लॉक वगैरह हो उसको तोड़ो, दरवाजे को तोड़ो, और पोजीशन लेकर दो डिक्री होल्डर को, और उस बंदे को जो है वो बाहर निकालो। तो ये सिचुएशन होती है वंस the judgment debtor does not vacate the property concerned. रूल नंबर 36। अगर उस प्रॉपर्टी में टेनेंट बैठा हो, प्रॉपर्टी, अब जो है ना कोर्ट ने कहा कि जजमेंट डेटर जो है वो प्रॉपर्टी दे दे, इमूवेबल प्रॉपर्टी दे दे डिक्री होल्डर को, ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर्टी पड़ी है टेनेंट के पास, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो अब क्या होगा कि वारंट जारी होंगे। वारंट में ये होगा कि उसको जो है वो पर्टिकुलर जगह पर, कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस, जो भी नुमाया जगह हो वहां पर, उस पर उस वारंट को अटैच कर दो। उस वहां पर जो उसका घर है वहां पर भी वारंट अटैच कर दो। कोई दूसरा अगर कस्टमरी मोड हो, मेनली पहले तो ऐसा होता था कि ड्रम वगैरह ढोल धमाके होते थे, अब ऐसा है कि बस टीसीएस के थ्रू वारंट जारी कर दो उस बंदे पर। टेनेंट को कहा जाएगा कि ये प्रॉपर्टी जिसमें आप बैठे हो, ये जिसने आपको दी है वो उसकी नहीं है, इस वजह से आपको ये टाइम पीरियड बताया जाता है, काइंडली जो आप इसको वैकेट कर दो, और इसकी प्रॉपर्टी की जो पोजीशन है उसको दे दो टू द डिक्री होल्डर। दिस इज एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक ऑर्डर्स। हमने इसमें प्रोसीजर को देखा और कुछ ज़्यादा हमने डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डिक्रीज को देखा। अब इस ऑर्डर में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। वी आर मूविंग टुवर्ड द लास्ट सिविल स्टेज। वो सिविल स्टेज है अपील का, कि जब डिक्रीज हो गई, एग्जीक्यूशन वगैरह के लिए एप्लीकेशंस दी जा रही हैं, तमाम पिछले जो हमने स्टेजेस देखे फ्रेमिंग वगैरह शूज के,
ठीक है, अब जो है डिक्री पास हुई है, इसकी अपील किस तरह होगी, अपील को सुना किस तरह जाएगा, और अपील में और क्या क्या चीजें होती हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट थिंग इन ऑर्डर नंबर 41। अगर पीछे से कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, वरना जो है हम इसको ऑर्डर 41 को स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर 41, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज। कुछ 37 रूल्स हैं, कुछ रूल्स आज डिस्कस करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में। तो फॉर्म ऑफ अपील क्या होगा, रूल नंबर 1 कहता है अपील का फॉर्म क्या होगा। अगर भाई कोई बंदा जो है वो किसी डिक्री से सेटिस्फाई नहीं है, एग्रीव्ड है, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो अपील फाइल कर सकता है टू दी एपलेट कोर्ट, टू दी सुपीरियर कोर्ट देन द फर्स्ट इंस्टेंस। ठीक है, तो लोअर कोर्ट ने जो भी डिग्री पास की तो उसके खिलाफ हम उसके जो सुपीरियर कोर्ट है उसमें अपील दायर करते हैं। अपील का फॉर्मेट क्या होगा, कि वो होगा सर, एक मेमोरेंडम बनाया जाएगा। मेमोरेंडम में तमाम जो टर्म्स एंड कंडीशंस अपील की जो है वो लिखी जाएंगी, यानी अपील किस कोर्ट में हो रही है, ठीक है, इसकी जुरिस्डिक्शन है या नहीं, अपील जो है ना उसकी हमने फीस दे दी है, ग्राउंड्स ऑफ अपील ये हैं, जो भी सिचुएशन होगी तमाम डाली उस मेमोरेंडम में डाली जाएंगी, और साइन करेगा अपीलेंट या प्लीडर, और सबमिट करेगा टू द कोर्ट कंसर्न। उसके साथ कॉपी ऑफ डिक्री को भी अटैच करेगा जिसके खिलाफ अपील हो रही है। कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम में क्या होंगे, कंसाइज ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शंस। ठीक है, उसमें ज़्यादा कोई नरेशन नहीं होगी, ज़्यादा डिटेल्ड स्टोरी नहीं होगी, ऑब्जेक्शंस बताए जाएंगे कि डिक्री के किन टर्म्स को हम ऑब्जेक्ट करते हैं। वी आर अगेंस्ट वी आर अगेंस्ट विच ऑफ द पॉइंट्स ऑफ दैट डिक्री। अब जब मेमोरेंडम आप जमा करा रहे हो टू द कोर्ट, ठीक है, अब कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट के पास ऑप्शन है दो, कि या तो वो उसको रिजेक्ट कर दे या कोर्ट ऑर्डर करे कि इसको अमेंड करके लाओ। ठीक है, तो इफ मैनर अबव मेंशन नॉट फॉलोड, यानी दो जो ऊपर जो मेंशन मैनर थे, कंटेंट वगैरह जो मैंने बताया कि ये होंगी, अगर वो नहीं लिखी गई तो कोर्ट के पास ऑप्शन है कि उसको रिजेक्ट कर देगी, कोर्ट चल रिकॉर्ड व्हाट वी कैन रिजेक्ट कर देगी उसको, एंड रिकॉर्ड द रीजन। जब वो रिजेक्ट कर दिया गया है तो फिर जो है ना वो दोबारा भी अपील वो बंदा कर सकता है, उसको करेक्ट करके लाए। इसी तरह अमेंडमेंट भी कोर्ट जो है ना रिजेक्ट ना करे और कोर्ट डायरेक्टली उसको कहे कि आप जो है वो इसको अमेंड करके लाओ, तो कोर्ट शैल साइन दैट एंड इनिशियल अमेंडमेंट। ठीक है, जब अमेंड उस बंदे ने कर लिया तो फिर जो है ना कोर्ट उसको साइन करेगी एंड इनिशियल अमेंडमेंट यानी उसको एक्सेप्ट कर लेगी। स्टे बाय द एपीलेट कोर्ट, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ ऑर्डर 41। ठीक है, तो ऑर्डर 41 रूल 5 की एप्लीकेशन दी जाती है, ठीक है, टू द एपीलेट कोर्ट। स्टे बाय द एपीलेट कोर्ट यानी जो डिक्री पास हुई है उसकी एग्जीक्यूशन को स्टे किया जा सकता है। तो क्लॉज 1 कहता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री शल नॉट स्टॉप। ठीक है, तो डिक्री की जो एग्जीक्यूशन है वो किसी भी सूरत में रुकेगी नहीं, वो एग्जीक्यूट होगी, एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्शन ये है कि अगर एपीलेट कोर्ट ऑर्डर करे कि इसकी एग्जीक्यूशन को रोका जाए, स्टे किया जाए। तो यानी कहने का मतलब कि एपीलेट कोर्ट चाहे तो उसको स्टे करा सकती है, वरना अगर हमने सिर्फ एक अपील फाइल की है तो अपील फाइल करने का ये मतलब नहीं होगा कि जो डिक्री की एग्जीक्यूशन है वो रुक जाएगी, नहीं, वो एग्जीक्यूशन होती रहेगी तब तक जब तक एपीलेट कोर्ट खुद जो एक्सप्रेसली जो है वो उसको स्टे ना करा दे। क्लोज सर टू। ये जी सर सर। ये रूल वन से पहले के पढ़ रहे थे, असल में डिस्कनेक्ट हो गया था सर रूल वन के ऊपर। रूल 1 के ऊपर, रूल 1 के ऊपर हमने कहा कि मैं हमने ऑर्डर 41 स्टार्ट किया टेनेंट टेनेंट वाला, ठीक है। रूल वन से सर, ये फॉर्म ऑफ अपील था, ये वाला जरा बता दें। है। जी सर, जी सर, रूल वन और थ्री। ऑर्डर 41 में हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिक्रीज के खिलाफ अपील होती है अगर कोई बंदा डिससेटिस्फाइड है, अगर कोई बंदा एग्रीव्ड है विद द डिक्री, विद द टर्म्स ऑफ डिक्री, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो अपील फाइल कर सकता है, ठीक है, अगेंस्ट दैट ऑर्डर टू जी। दी सुपीरियर कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट में अपील फाइल करेगा। फॉर्म ऑफ अपील क्या होगा, अपील के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, तो सर कंटेंट्स ऑफ एक मतलब प्रॉपर मेमोरेंडम बनाया जाएगा, यानी एक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा, उस डॉक्यूमेंट में उस कोर्ट का नाम लिखा जाएगा जिस कोर्ट में हम अपील फाइल करने जा रहे हैं। ठीक है, और फिर जो है वो उसमें क्या क्या चीजें लिखी जाएंगी, ऑब्जेक्शंस लिखे जाएंगे कि हम डिक्रीज के किन पॉइंट्स को ऑब्जेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्शंस के तमाम जो चीज़ हम उसके इसका ड्राफ्ट भी देखेंगे इंशाल्लाह जब डिक्री के
अपील के ऑर्डर को कंप्लीट कर लेंगे तो एट द एंड हम जो है ना वो इसका ड्राफ्ट देखेंगे कि किस तरह अपील बनाई जाती है। तो अपील में ऑब्जेक्शंस डाले जाएंगे कि हम डिग्री के इन टर्म से सेटिस्फाई नहीं हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हम तमाम टर्म से सेटिस्फाई ना हो, हम ऐसा भी हो सकता है कि हम पार्शियल कुछ पॉइंट्स से सेटिस्फाई नहीं है, बस उसको चेंज किया जाए। तो वो दरखास्त देते हैं कोर्ट को। तो मेमोरेंडम ये होगा, और इसमें ज़्यादा कोई नरेशन नहीं डाली जाएगी, और एट द एंड जो है वो अपीलेंट उस पर साइन कर देगा, और मेमोरेंडम के साथ एक कॉपी ऑफ द डिक्री अटैच की जाएगी, वो डिक्री जिसके खिलाफ अपील हम फाइल कर रहे हैं। अब कोर्ट के पास ऑप्शन ये है कि कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकती है, या कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि इसको अमेंड करके लाओ। ठीक है, अमेंड करके, और फिर जो है ना वो कोर्ट उसको इनिशियल कर देती है मेमोरेंडम अमेंड। वही वो प्लेंट। प्लेंट नहीं, प्लेंट तो सूट में फाइल होगी, अब यहाँ पर प्लेंट नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ अपील। अच्छा, बातें वही होती हैं। वो नाम चेंज है। हाँ बस, फॉर्म भी चेंज है, नाम भी और चेंज है। जो हाई में होगा वो भी मेमोरेंडम होगा जी सर। फर्दर। जी सर। रूल नंबर ठीक 5, हो गया सर। स्टे बाय अपीलेट कोर्ट। अब ये रूल ये कहता है कि जब हम अपील फाइल कर रहे हैं, अपील फाइल हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि जो पीछे जो कोर्ट डिक्री जिसने पास की है उसकी जो है ना एग्जीक्यूशन रुक जाएगी, नहीं, वो एग्जीक्यूशन होती रहेगी। ठीक है ना, अपील फाइल करने का मतलब ये नहीं है कि वहां पर वो एग्जीक्यूशन स्टे हो जाएगी। वो एग्जीक्यूशन स्टे तब होगी जब अपीलेट कोर्ट खुद एक्सप्रेसली एक ऑर्डर पास करे कि इस एग्जीक्यूशन को रोका जाए। तो कोर्ट के ऑर्डर पर वो एग्जीक्यूशन रुकेगी, अदरवाइज अपील के फाइल करने पर वो एग्जीक्यूशन नहीं रुकेगी। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स व्हिच इज टू बी व्हाट वी कैन से व्हिच इज टू बी टेकन इन अकाउंट। क्लॉज 2, स्टे बाय कोर्ट विच पास्ड द डिग्री, यानी जिसने डिग्री पास की है वो भी उसको स्टे कर सकती है। अगर उसको पता चले कि अपील वगैरह फाइल हो गई है, तो वो भी उस सिचुएशन में भी स्टे कर सकती है, अदरवाइज दूसरी कोई सिचुएशन अगर वो समझे तो वहां पर भी वो स्टे कर सकती है। ठीक है ना, वो सिचुएशंस कौन सी हैं, कंडीशंस कौन सी हैं जिस पर वो अपील को स्टे किया जा सकता है, वो नीचे लिखी हुई है। नो एग्जीक्यूशन शैल बी स्टेड अनलेस दी फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड। कि सर अगर, अब सेटिस्फाई जो एप्लीकेंट है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि सर अगर इसको अपील को, सॉरी, इस डिक्री के एग्जीक्यूशन को स्टे ना किया गया तो सब्सटेंशियल लॉस हो जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो सब्सटेंशियल लॉस की सूरत हो, एक कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये कि एप्लीकेशन फॉर द स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन भी वो तब फाइल हुई है कि भाई अभी अनरीजनेबल डिले ज़्यादा ज़्यादा नहीं हुआ है। ठीक है, डिले नहीं हुआ है विद इन जो स्पेसिफिक टाइम है, वो एग्जीक्यूशन में बताया जाता है कि इतने टाइम के अंदर जो है वो एप्लीकेशन दी जा सकती है स्टे के लिए। तो उस वक्त के अंदर अगर वो हो गई एप्लीकेशन तो ये दूसरी कंडीशन होगी। तीसरी ये कि सिक्योरिटी भी देनी होगी, सेटिस्फाई करना होगा कोर्ट को कि अगर हम कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, ठीक है, तो ये जो डिक्री होगी हम पर बाइंडिंग होगी और डिक्री को हम फॉलो करेंगे। तो ये तीन कंडीशंस जब मुकम्मल होंगी तो फिर ही कोर्ट जो है वो ऑर्डर करेगी कि एग्जीक्यूशन को स्टे किया जाए, अदरवाइज नहीं। इसी तरह कोर्ट के पास भी इख्तियार है, कोर्ट के पास ये इख्तियार भी है कि वो स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन का ऑर्डर एक्स पार्टी भी फाइल पास कर सकती है, यानी दूसरी पार्टी को ना सुने और डायरेक्टली जो है वो एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दे के इसको स्टे किया जाए एग्जीक्यूशन को। रूल नंबर तो सर 11। उसकी उस ऑर्डर की अपील हो सकती है? जी सर। उस एक्स पार्टी ऑर्डर की अपील हो सकती है? यस सर, हो सकती है, स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन के ऑर्डर के खिलाफ अपील हो सकती है, तो इसी तरह एक्स पार्टी ऑर्डर के खिलाफ भी हो सकती ठीक है सर। सर जी दूसरा ये पूछना चाह रहे थे, जो 12(2) की दरखास्त होती है वो तो ये होती है ना, डिग्री के खिलाफ होती है? है। जी सर। जो 12(2) की दरखास्त होती है वो बारह, डिग्री के खिलाफ होती है? 12(2) है क्या? ये तो पता नहीं, फ्रॉडलेंट ने कोई डिग्री ले जाए, मेरे ख्याल में शायद वो है। 12(2) आप सीपीसी की बात कर रहे हो ना? जी जी जी। 12(2) हमने पढ़ा था, 12(2) है बार टू फर्दर सूट। ठीक है, यानी एक अगर सूट जो है वो अम, किसी लॉ के खिलाफ है तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि अब जो है ना वो बार है, अब ये सूट इस तरह का दूसरा फाइल नहीं हो सकता। बार टू फर्दर सूट, एक सूट जो है वो अगर बार्ड बाय लॉ हो तो फिर वो सूट को फाइल दोबारा नहीं किया सकता। इसको हम देख लेते हैं एक बार। अच्छा अच्छा, रेस्ट जुडिकाटा। नहीं नहीं, रेस जुडिकेट अलग है, वो 11 सेक्शन है। सही। यहाँ पर फाइंड का ऑप्शन होगा, वेट। चलें सर, अभी टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, आपको डिस्टर्ब कर दिया है मैंने, कहा शायद इससे रिलेटेड होगा। नहीं नहीं अच्छा वो, सर, अगर
अगर कोई नजरसानी कर देता है अपील, तो वो फिर भी रुक जाएगी एग्जीक्यूशन? नजरसानी को इंग्लिश में बताएं। वो सर वो क्या कहते हैं, रिव्यू रिव्यू। अगर रिव्यू। जैसे रिव्यू कोई कोर्ट में रिव्यू की application दे देता है, जी जी, रिव्यू, हाँ। तो फिर वो रुक जाएगी एग्जीक्यूशन? सर वो देखे ना, मैंने वो वही बात बता रहा हूँ। वो कोर्ट पर है कि वो उसकी एग्जीक्यूशन को रोकती है या नहीं। अगर कोर्ट ने सुना, पार्टीज को देखती है कि नहीं, रिव्यू भले चलता रहे लेकिन एग्जीक्यूशन स्टे ना हो, तो ये भी कर सकती है। केस चल रहा है रिव्यू में, लेकिन एग्जीक्यूशन भी हो रही है साथ साथ। इस तरह की अच्छा एग्जीक्यूशन जो। अगर अच्छा अगर सर मिसाल के तौर पे हम अपील करते हैं, जी हमें स्टे नहीं मिलता एग्जीक्यूशन को रोकने का, जी जी। हम फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं स्टे हाँ, लेने के लिए, बिल्कुल जा सकते हैं। अपील कर सकते हैं उसके खिलाफ। उस ऑर्डर के खिलाफ? जी जी, जो कोई आपने। फिर यानी जी जी फिर जी यानी अपील हमारी चलेगी यानी सेशन कोर्ट में यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जी। और हमारा स्टे हाई कोर्ट से आ जाएगा हाँ उसके वो। खिलाफ। हाँ, वो भी हो सकता है। ठीक हो गया सर। रूल नंबर 11, पावर टू डिसमिस अपील। ठीक है। कोर्ट जिस तरह उसके पास पावर है कि उस अपील को एक्सेप्ट कर सकती है, तो इसी तरह डिसमिस भी कर सकती है। ठीक है, विदाउट सेंडिंग नोटिस टू द लोअर कोर्ट। लेकिन ये तब होगा, डिसमिस अपील करेगी तब जब वो एटलीस्ट एप्लीकेंट को सुन ले। एप्लीकेंट को सुन ले और कोर्ट समझती है कि नहीं, ये अपील बस जो है टाइम जाया करने के लिए है, तो फिर जो है वो उसको एट स्टार्टिंग, अभी सूट स्टार्ट ही नहीं, मतलब अपील स्टार्ट ही नहीं हुई है, लेकिन उसको बस बुला रही है और उसको सुना, एप्लीकेंट को बात समझ में नहीं आई कोर्ट को, तो कोर्ट जो है उसको स्टार्टिंग में ही अपील को डिसमिस कर सकती है। लेकिन अगर रूल 11 में उसको डिसमिस नहीं करती, तो रूल 12 में वो हियरिंग की डेट दे देगी कि जो है वो पार्टीज आए और अपील जो है वो स्टार्ट होगी। इफ द अपील इज नॉट डिसमिस्ड, एपीलेट कोर्ट शैल फिक्स द डे फॉर द हियरिंग। जब उसने फिक्स कर दिया है डे को फॉर द हियरिंग, तो फिर जो है वो अपीलेट कोर्ट भेजेगी नोटिस। किसको नोटिस भेजेगी सर? वो भेजेगी टू दी Respondent लोअर को। कोर्ट, फर्स्ट कोर्ट जो फर्स्ट इंस्टेंस है उसको भी भेजेगी, और जो बंदा, यानी जो रेस्पोंडेंट है, उस पर भी जो है वो नोटिस सर्व किया जाएगा कि आप जो है वो अपियर हो। इफ अपील इज नॉट डिसमिस्ड आफ्टर हियरिंग एप्लीकेंट अंडर रूल 11, नोटिस शैल बी